आज की ये कहानी हमें भेजी है पुणे से दिनेश अग्रवाल ने। तो बिना समय गवाए सुनते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम है दिनेश अग्रवाल और मैं पुणे से हूँ। तुम यकीन नहीं करोगे कि मेरे दोस्तों के साथ वो कोंकण का ट्रिप कितना डरावना था। हमें पुणे से निकलते निकलते काफ़ी देर हो गई थी और हम रात के लगभग 10 बजे कोंकण के पास एक गांव में पहुंचे जो दिव्यागढ़ के काफ़ी पास में ही है। हमने पहले से कोई होटल बुक नहीं किया था। हमने सोचा था कि वहाँ एक होम स्टे ढूंढ लेंगे क्योंकि वहाँ एक शानदार खाना मिल जाएगा और कुछ लोगों से बातचीत हो जाएगी। अंधेरी गली में चलते हुए हमें एक घर में रोशनी दिखाई दी और हम वहाँ चले गए। आसपास में पानी बहने की आवाज आ रही थी जैसे कोई नदी बह रही हो। एनीवेज, जब मैंने उस घर का दरवाजा खटखटाया तो गुस्से में एक आदमी बाहर आया। ये जगह बहुत डरावनी लग रही थी और सच कहूँ तो मेरे एक दोस्त ने कहा भी था कि यार यहाँ बड़ी अजीब सी फीलिंग है, अपन चलकर कार में ही सो जाते हैं ना। लेकिन तब तक उस घर का केयरटेकर बाहर आ चुका था। उस आदमी ने बिना हमारे कुछ पूछे बड़ी सीरियसली कहा कि केवल 2 कमरे अवेलेबल हैं और उनमें बेड नहीं है। हाँ, कुछ गद्दे मैं तुम्हें दे सकता हूँ। हम इतनी लंबी ड्राइव करके थक चुके थे इसलिए हमने बस हाँ कह दिया। मैंने लगे हाथ उससे ये भी पूछ लिया कि सर कुछ खाने को मिल सकता है क्या अभी। उसका जवाब सुनकर मुझे डर लग गया। उसने कहा 3 प्लेट पोहा बन सकता है और तुम लोग 6 लोग हो तो एक में 2 लोग शेयर कर लेना। डर इसलिए लगा क्योंकि वहां तो हम 4 ही थे, बाकी 2 तो कार में थे। उसे कैसे पता पड़ा कि हम 6 लोग हैं। सब कुछ बहुत अजीब और डरावना सा लग रहा था, लेकिन मैंने बाकी 2 दोस्तों को भी अंदर बुला लिया। थोड़ी देर बाद वही आदमी वापस आया और 2 प्लेट पोहे लाया। जब मैंने उसे थोड़ा गुस्से में पूछा कि तुमने तो 3 प्लेट कहा था ना, फिर ये 2 ही प्लेट क्यों, तो उसने कोल्ड वॉइस में बोला कि बाकी 2 दोस्तों से तो पूछ लो कि उन्हें भूख भी लगी है। मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि एक दोस्त बाथरूम से बाहर निकलते ही बोला, भाई सॉरी यार, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं थक गया हूं, मैंने नहा लिया है, अब मैं जाके सो जाता हूं। तुरंत ही मैंने नोटिस किया कि हमारा एक दोस्त गणेश आसपास में है ही नहीं और उसे फ़ोन भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उसका मोबाइल तो मेरे पास रखा हुआ था। टेंशन तब बढ़ गया जब हमने देखा कि वो बाहर अंधेरे में सड़क पर चल रहा है और चलते हुए किसी से बात कर रहा है। उसे आवाज़ लगाई तो वो नीचे से चिल्ला के बोला कि भाई मैं घर पे बात कर रहा हूँ। जब उसका फ़ोन मेरे पास है तो वो घर पे बात किससे कर रहा था। हमने उसे बहुत बुलाया बट एक टाइम के बाद तो उसने हमारी तरफ देखना ही बंद कर दिया। मैं और मेरा एक दोस्त उसे खींच के अंदर लाए। गणेश पता नहीं क्या ही बोल रहा था, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ शब्द तो मराठी के थे बट कुछ किसी और ही लैंग्वेज के। हम सब थके हुए थे और थोड़ी देर में सो गए। अगली सुबह हम 8 बजे उठे। मेन घर का दरवाजा खुला हुआ था और दिन के उजाले में तो ये घर और भी डरावना लग रहा था। हमने उस केयर टेकर को बहुत ढूंढा और वहीं उसका वेट भी किया। जब 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हमने 1000 रुपए टेबल पर रख दिया और वहां से निकल गए। निकलते हुए आसपास में जो नदी की आवाज आ रही थी, हमने सोचा वहां चल के थोड़ा बैठते हैं और फिर निकल जाएंगे। नदी सड़क पा रही थी। जैसे ही हम वहां गए तो पता पड़ा कि यहाँ तो लोकल लोग डेड बॉडीज जलाते हैं और वहां 2 अंतिम संस्कार हो ही रहे थे। तभी एक आंटी ने मुझसे पूछा कि हम वहां कहाँ से आ रहे हैं। मैंने उन्हें उस घर की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला कि वो आंटी, वो उस होम स्टे में रुके हुए थे हम, बट सुबह से ही वो केयर टेकर कोई दिख ही नहीं रहा है। होम स्टे के बारे में सुनकर तो वो मुझसे भी ज़्यादा डर गई और बोली कि वो घर नहीं है, एक खंडहर है जो पिछले 10 सालों से ऐसा ही है। अब हम सभी डर गए सिवाय गणेश के, क्योंकि वो चुपचाप शांति से बैठा हुआ था और किसी से बात ही नहीं कर रहा था। मैं ये सोच रहा था कि हमने कल बात किससे की थी, गणेश को हुआ क्या है और हमारे लिए पोहा किसने बनाया था। उन आंटी ने बताया
कि उस घर का मालिक काला जादू करता था। नदी के पास से मुर्दों के शरीर के हिस्से इकट्ठा करता था और लोगों को अपने घर बुलाता था, जहां वो गायब हो जाते थे। वो ये सब अमर होने के लिए कर रहा था। जब उस गांव से कुछ बच्चे गायब होने लग गए तो उसके घर में आग लगा दी वहां के लोगों ने, और कुछ दिनों बाद पता पड़ा कि वो भी उसी आग में जलकर मर गया। मगर उसके बाद भी कई लोगों ने उसकी आत्मा को वहां देखा। उन आंटी ने हमें तुरंत वहां से जाने के लिए बोला और बोला कि अपने दोस्त को किसी जानकार पुजारी या तांत्रिक के पास ले जाओ, क्योंकि इसे देख के ही लग रहा है कि इस पे भूत लगे हैं। आंटी ने हमें ये भी बताया कि ये कोंकणी भाषा बोल रहा है, बट क्या बोल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। हमने बिना 1 मिनट वेस्ट किए गाड़ी घुमाई और पुणे के लिए निकले। लेकिन हमारी किस्मत ही जैसे खराब थी उस दिन। रास्ते में गणेश अचानक एक्टिव हो गया, और एक्टिव क्या, कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो गया। मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे बगल में प्रशांत बैठा हुआ था और प्रशांत के पीछे वाली सीट में गणेश। गणेश ने ना जाने कब गाड़ी में रखा एक गमछा उठाया और प्रशांत का गला दबाने लगा। गला दबाते टाइम वो बार बार बोल रहा था कि मुझे वापस छोड़ के आ। मैं आपको समझा नहीं सकता कि मैं कितना डर गया था उस वक्त। उसे बाकी दोस्तों ने पकड़ा, मैंने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकते ही गणेश बाहर निकल के पीछे भागने लगा। मैं इतना डरा हुआ था कि 15 मिनट तक गाड़ी से बाहर ही नहीं आ पाया। मेरे दोस्त ने बताया कि थोड़ी दूर जाके गणेश रोड से मिट्टी खा रहा था और कोंकणी भाषा में कुछ बोल रहा था और बीच बीच में हिंदी में बोल रहा था, मुझे वापस छोड़ के आ। जब मैं गाड़ी में ही था तो एक मोटरसाइकिल वाला मुझे पास करते हुए बिना रुके चिल्ला के बोला कि इसे पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर लेकर के जा, आगे गांव में है। मुझे नहीं पता कि उसने ये सब क्या देख करके बोला और क्या सोच करके बोला, बट उस टाइम मुझे वही सबसे अच्छा ऑप्शन लगा। जब हम मंदिर पहुंचे तो मंदिर बंद था। लोगों ने कहा कि अब शाम को 5 बजे तक नहीं खुलेगा। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, इसीलिए हमने उन्हें सब कुछ बताया और रिक्वेस्ट की कि प्लीज मंदिर खुलवा दीजिए। एक बूढ़े आदमी ने किसी को भेजा, मंदिर की चाबी मंगवाई और कहा कि बेटा सिर्फ अंदर जाने से ही तुम्हारी आधी प्रॉब्लम्स तो खत्म हो जाएंगी, तो अंदर जाके बैठो। लेकिन जैसे ही हम अंदर गए, या यूं कहिए कि जैसे ही हम अंदर जाने वाले थे, गणेश फिर से पागल हो गया, और इतना पागल हो गया कि पत्थर उठाकर खुद के सर पे मार लिया और फिर से कोंकणिस्त में कुछ बोलने लगा। तब वो बूढ़े अंकल ने हमको बताया कि ये कोंकणिस्त में कह रहा है कि मुझे वापस लेके जाओ, नहीं तो गणेश को मार दूंगा। 4 लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तब गणेश को, लेकिन वो इतना स्ट्रांग था कि हमें काफी मेहनत करनी पड़ी उसे मंदिर के अंदर खींचने के लिए। आखिरकार हम उसे हनुमान जी की मूर्ति के सामने ले गए और पिक्चर की तरह वो कुछ मिनट में बेहोश हो गया। बूढ़े अंकल ने कहा कि वो सीरियस प्रॉब्लम में है और हमें बाबा के आने से पहले मंदिर से बाहर नहीं जाना चाहिए। बाबा गांव के एक पुजारी या कहिए कि तांत्रिक थे। बाबा गांव से उस वक्त तो बाहर थे और अगली सुबह आने वाले थे। मरता क्या नहीं करता, हम रात भर मंदिर के अंदर ही रहे। गणेश बार बार उठता, अजीब बातें करता और फिर वापस से सो जाता। मैं इतना डर गया था कि एक कोने में जाके रो रहा था। अगली सुबह बाबा आए और सब कुछ देख लिया उन्होंने कहा कि इस आत्मा से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है कि उस जगह पर जाकर एक अनुष्ठान करना पड़ेगा जहां उसकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और गणेश से पूछा कि क्या चाहिए, और हम सबने सुना कि गणेश की आवाज आई कि उसे जिंदा होने के लिए गणेश का खून, बाल और एक हड्डी चाहिए। बाबा भी डर गए और कहा कि मर के जिंदा होना असंभव है, और वैसे भी शरीर तो अब रहा ही नहीं। फिर उन्होंने हमें बोला कि गणेश को मंदिर में ही रहने दो और बाकी सब वापस वहीं चलो। बाबा ने अपने साथ मंदिर से एक चिमटा, सिंदूर और सफेद डोरा लिया और रास्ते से एक तरबूज भी खरीद लिया।
जब हम उस घर के पास पहुंचे तो बाबा ने उस प्रॉपर्टी के अंदर जाने से ही मना कर दिया। वो बोले कि यहाँ तो कई आत्माएं हैं और ये काफी मजबूत है। उन्होंने उसी नदी के किनारे एक गड्ढा किया, कुछ देर वहां बैठ के मंत्र पढ़े और तरबूज को उस गड्ढे में डाल दिया। उसमें वो चिमटा घुसाया और चिमटे से जो छेद तरबूज में हुआ उसके अंदर सिंदूर भर दिया। ऊपर से एक कपड़ा डाला और गड्ढे को ढक दिया। फिर तुरंत उन्होंने हमारे हाथों में सफेद धागा बांधा और हमें जल्दी वहां से निकलने के लिए कहा, बिना पीछे देखे। 3 घंटे बाद लगातार गाड़ी चलाने के बाद हम उस मंदिर में पहुंच गए। वहां जाके देखा कि गणेश ठीक है, गांव वालों के साथ नाश्ता कर रहा था उसी मंदिर के अंदर। काफी रिलैक्स महसूस हुआ। मैंने बाबा को दक्षिणा देनी चाहिए, बट बाबा ने बोला कि बस 11 रुपए मूर्ति के पास रखो और इस लड़के को आराम से ले जाओ, क्योंकि अभी भी बला टली नहीं है। धीरे धीरे डर डर के हम अपने अपने घरों तक पहुंच गए, पर आज भी मुझे वो दिन याद करके डर लगता है। और गजब की बात यह है कि गणेश को आज भी ये सब बस एक मजाक लगता है। Thank you so very much everyone for listening to this story of Dinesh Agarwal and his friends. अगर आपके साथ भी कुछ हुआ है ऐसा जो आप हम सबसे शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे नीचे लिखे हुए या स्क्रीन पे दिख रहे ईमेल आईडी पे अपनी स्टोरी ज़रूर भेजिएगा।